अंडरलाइन करने की, मार्किंग करने का चीज रहता है, उसको एक फटाफट देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इमेज, जो कि आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखना है, तो इसमें तो कोई लेबलिंग में गलती नहीं है। ये किडनी है एंड ये एड्रेनल ग्लैंड है। ये इमेज नहीं पूछेगा जनरली, ये पूछ सकता है, ठीक है। पेरीफेरी पे कॉर्टेक्स, पर ये सब मेरे बच्चे तो नहीं गलती करते, कितनी बार आ चुका। सेंटर में मेडुला, पेरीफेरी सेंटर, ये भी नहीं गलत होगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड अबव किडनी सिक्रीशन शोइंग टू पार्ट्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, दैट इज मेडुला एंड कॉर्टेक्स। ओके, लिस्ट ऑफ हार्मोन बनाते चलो। लिस्ट ऑफ हार्मोन रखोगे तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। अब जैसे कल मैंने कई सारे टेबल्स दिए थे, उसमें से एक टेबल सेलेक्ट करो और सारे ये हार्मोन के नाम उसमें थे ही, उसको आप नोट डाउन कर लो, एनसीईआरटी आप मार्क कर लो, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। क्या करना है एक्स्ट्रा, जो चीज है डिजीज वगैरह है वो मैम बता ही रही है, उनके स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बना लो। नाउ द एड्रिनल मेडुला सिक्रेट्स टू हार्मोन, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, एक ही बात है, ध्यान रखना, दो मत कर देना, इसको कल भी बताया था, नॉर एड्रेनालिन नॉर एपिनेफ्रिन। नेफ्रीडिया से याद रखोगे, किडनी से रिलेटेड समथिंग आप खुद ही पहुंच जाओगे। और ये पोर्शन कहाँ होगा, एड्रिनल ग्लैंड में होगा, एंड एड्रिनल ग्लैंड के भी कहाँ है, मेडलरी रीजन। कलेक्टिवली इनको कैटेकोलामिन्स कहते हैं। अब अपने आप ही एनसीईआरटी में ये सब बोल्ड में किया हुआ है, यू हैव टू जस्ट मार्क, collectively they are known as catecholamine. Okay, adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress. कल मैंने कई सारे वो दिखाए थे ना, रिंग स्ट्रक्चर पूरा लास्ट में, कि एड्रिनल ग्लैंड पे आपके डेली रूटीन की सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसी ग्लैंड पे पड़ रहा है, तो दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। मतलब कोई एंडोक्राइन सिस्टम जो डायरेक्टली रिलेटेड है, दैट्स वाई ये बहुत तेज रिस्पॉन्स करता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स करता है, और इसलिए इनको आप न्यूरोट्रांसमीटर और हॉर्मोन्स दोनों कैटेगरी में आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है हार्मोन, लेकिन दे बिहेव लाइक अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो स्टार लगा के कल भी नोट कराया था, आज भी ध्यान देना इस बात को। स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। वही जो आपने 3F लिखा था वही चीज है इमरजेंसी हार्मोन। मतलब आप जब लड़ाई करना चाह रहे हो और लड़ाई वाला एग्रेसिवनेस, अब देखो इसको, इससे तुम लोग मेडिकल स्टूडेंट बनने वाले हो, तो थोड़ा सोचो, कोई इंसान अगर बहुत झगड़े झगड़े प्रकृति का है, या अभी हम थोड़ा सा मेल हार्मोन की भी बात करें, तो अगेन आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ रेप। रेप इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, और रेप के केसेस में अभी जो अब रिपोर्टेड हो रहे हैं, मतलब अराउंड हम कहें लास्ट 5 years के अगर केसेस को रिपोर्ट करें, तो इसमें बहुत सारे नाबालिग, जैसे बिलो 18 years के लड़के भी इसमें इन्वॉल्व मिलते हैं। वाई? बिकॉज ये सब हार्मोनल बैलेंस उनका पूरा डिफरेंट डिस्टर्ब है, दे आर एग्रेसिव। क्लियर? उनका नेचर, एक तो मेल हार्मोन वाला फैक्टर है, दूसरा ये सारे जो है इमरजेंसी हार्मोन, इनका भी लेवल उनका हाई रहता है। तो एक डॉक्यूमेंट्री मैंने ऐसे ही देखी हुई थी, मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ, रेप वगैरह पे। तो उसमें जो रेपिस्ट था उससे टॉक किया गया था, एंड ही वाज, मतलब वो बहुत, उसको कोई गिल्ट नहीं था, और वो बहुत कॉन्फिडेंस से ये बोलता है कि जब चीख और चिल्लाहट और ये कोई डरता है तो उसको अच्छा लगता है। तो उसका इंटेंशन रेप करने का क्या था, कि वो उस पर्टिकुलर गर्ल को चीखते हुए, चिल्लाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए देखिए, उसको दर्द देने में, उसको उसका वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? दैट इज नॉट ओनली बिहेवियरल, ये किसी का बिहेवियरल, किसी की परवरिश, किसी का माहौल नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हार्मोनल सिक्रीशन। इज इट क्लियर? तो इमरजेंसी हॉर्मोन्स कैसे हुए, कि जो इनिशियली कंडीशन हुई उसके रिस्पॉन्स में एक्ट किया गया। तो जैसे फाइट का हो गया, कोई बहुत लड़ने में हमेशा रेडिया चल चल देखते हैं, ठीक, तो इसका मतलब भी उसका भी हार्मोनल लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। दीज हॉर्मोन्स, तो आपको यहाँ पे मैंने फाइट, फ्लाइट एंड फियर एंड फ्रीज, चार चीजें बताई हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, CF हार्मोन। दीज हॉर्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस। अब फास्ट कर रहा है बेटा, दैट्स वाई अलर्टनेस तो इंक्रीज होगी। प्यूपिलरी डायलेशन, ठीक है, प्यूपिल का डायलेशन मतलब जो साइज है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, पाइलो इरेक्शन हो क्या,
हिंदी में भी लिख लोगे तो समझ में रहेगा ध्यान में। जो रोए होते हैं, आप डर रहे हो तो आपके रोए नहीं पड़े होते, आपने कोई हॉरर मूवी देखी, या अब डर लगना चाहिए। अब किसी को लगता नहीं है तो अलग की बात है, किसी को अपने पापा से आवाज से, किसी को अपनी मम्मी की दहाड़ से ही डर लग जाता है। तो किसी भी कंडीशन में इफ यू फील कि आपके रोए खड़े होते हैं तो दैट इज यस बेटा, दैट इज पाइलो इरेक्शन। ओके बच्चा, समझ में आया? स्वेटिंग, पाइल, पाइल पर पढ़े थे ना अपन, फ्लैजिला, पिलाई, वहां से ये वर्ड लिया गया पिलाई। ओके, स्वेटिंग, स्वेटिंग भी आप देखते हो कि घबराहट में या जैसे एनर्जी बॉडी यूज करती है तो कूलिंग इफेक्ट है। स्वेटिंग को हमेशा ध्यान में रखो, दिस इज बॉडी का नॉर्मल करने के लिए, कूलिंग इफेक्ट करने के लिए एक बिहेवियर है। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा कंडीशन वाला। ओके, हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट बढ़ रहा है मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक साइकिल के नंबर्स बढ़ रहे हैं पर मीटर, तो उसमें क्या होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तभी तो मोर ब्लड सप्लाई होगा, पंप आउट होगा। जैसे आपको हमेशा मैंने एक लोअर लिमिट एक हायर लिमिट बनाया, ठीक है, तो लोअर लिमिट कैसा हो गया, नॉर्मल, हायर लिमिट कैसा हो गया, यही इमरजेंसी कंडीशन, दैट्स व्हाई। एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली अब ब्रीदिंग भी बढ़ेगी। तो आई थिंक किसी को इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ये सब तो बहुत अच्छे से समझते हो तुम लोग, पढ़े भी हो। इज इट क्लियर? पैराग्राफ पूरा ये क्लियर है? फास्ट रिप्लाई करो जरा, सी सी सी, फास्ट लिखो। क्लियर है तो सी लिखो या वाई लिखो। गुड। Okay, the strength and heart catecholamines also stimulates the breakdown of glycogen resulting in, glycogen कहाँ पे था, कॉर्टिकॉइड वाली जो अपन ने बात की, ठीक है, वो वाली बात कि ग्लूकोज के लेवल पे भी इन्फ्लुएंस करता है, मेटाबॉलिक रेट ऑफ ग्लूकोज में भी इन्फ्लुएंस करता है आपके एड्रेनल हार्मोन एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज ब्लड, ठीक है। और वहां पे हमने स्पेसिफिक देखा था कॉर्टिकॉइड्स वाला, यहाँ पे इन्होंने कहा दे रखा है कैटेकोलामिन्स के केस में, तो वो वही चीज है बेटा, अगेन नीड है, नीड ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए हमें एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन सेल ज्यादा कर रही है तो उसको ग्लूकोज की ज्यादा नीड होगी, ग्लूकोज की ज्यादा नीड है तो वो कहाँ से आएगा, स्टोरेज, एनिमल स्टार्चेस, ग्लाइकोजन, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ, और आज पढ़ना भी है पैंक्रियाज हार्मोन्स में, पहले भी पढ़े हुए तुम लोग ये सब चीजें, तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, ठीक है। तो जब भी ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का, तो जब भी ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, एंड ग्लूकोज सेव होगा, स्टोर होगा, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। तो कैटेकोलामिन्स क्योंकि ये आपसे आपको सुपर एक्टिव कर रहा है, सुपर एक्टिव हार्मोन्स आपकी एक्टिविटी बढ़ा दे रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली नीड ऑफ एनर्जी बढ़ी, नीड ऑफ एनर्जी बढ़ी तो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ेगा, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ेगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, एंड ग्लूकोज लेवल डाउन होने से ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करना पड़ेगा, इतनी सी कहानी। ओके, इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। क्या हो जाएगा ये, बताएगा कोई? ग्लूकोज ही बनाने के लिए ये ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो ग्लूको नए मॉलिक्यूल, नियो सिंथेसिस जेनेसिस, पढ़ाया हुआ है ये भी, ग्लूको नियो जेनेसिस। इज इट क्लियर? ठीक है, ग्लूकोज लेवल के लिए ये भी। द एड्रेनल कॉर्टेक्स अगेन लेयर्स थी, डिवीजन था, और हर लेयर का स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ हार्मोन है, दीज आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन इनटू 3 लेयर, रेटिकुलरिस इनर, अब ये ध्यान में रखना है, IMO इनर, रेटिकुलरिस, फेसिकुलेटा मिडिल, एंड ग्लोमेरुलस का आउटर लेयर। The adrenal cortex secretes many hormones commonly called group of corticoids, ठीक है, commonly they call corticoids। जो ग्लूकोज के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल।
तो the corticoids which are involved in the carbohydrate metabolism वही ग्लूकोज से related are called glucocorticoids in our body. अब ये मार्क करो, this is corticoid, this is glucocorticoid and this is cortisol. किसी भी तरीके से पूछ सकता है बेटा, ठीक है। कॉर्टिकॉइड के अंदर हम गए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक टाइप बता दिया गया एग्जांपल में कॉर्टिसोल। ओके, तो टर्म एकदम ध्यान में रखना है, इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। Corticoids which regulate the balance of water and electrolytes in our body are called mineralocorticoid क्योंकि they are related to renal tubule system. Then aldosterone, मिनरल कॉर्टिकॉइड का कल भी बताया था, दिस इज द एग्जांपल जो कि आपकी डीसीटी पे एक्ट करता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इंक्रीज करा देता है। तो वो क्या कर रहा है, मिनरल बैलेंस ही तो कर रहा है, ठीक है। वाटर के लेवल की बैलेंसिंग करने के लिए वाटर का फ्लूइड लेवल अपने को बढ़ाना था ब्लड में, तो अपन ने पूरा रास सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था। याद आ रहा है कुछ? क्या तुम्हें याद है बेटा जी? हैं? फटाफट बताओ, कल भी बताया था एक बार तो। ओके, याद है, गुड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, अभी जो बताया लिपिड एंड प्रोटीन से होगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोज को नए ग्लूकोज को बनाना, मतलब किसी और सोर्स से, ठीक है, लिपिड या प्रोटीन से, तो उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस का, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। देखो बेटा दोनों ध्यान से, ग्लूकोजेनेसिस हो गया नेचुरल जो सोर्स है उससे ग्लूकोज का बनना, ठीक है। ग्लूको नियोजेनेसिस क्या हो गया, कुछ नए सोर्स से नए ग्लूकोज का बनना, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल में कमी होने के कारण, ठीक है। तो दिस इज द, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हो गए, ये किसके सोर्स हो गए, या तो लिपिड के होंगे या तो प्रोटीन के होंगे। ओके, ठीक। एटीपी फॉर्मेशन में मैंने वहां पे भी बताया था कि एक तो आप पढ़ रहे हो कि ग्लूकोज के सोर्स से हो सकता है, फिर मैंने बताया था कि सिट्रिक एसिड साइकिल में कहीं से भी एंट्री ओपन है, अमाइनो एसिड से भी एंट्री हो सकती है, पायरुवेट से एंट्री हो सकती है डायरेक्ट, ठीक है, फ्रक्टोज से डायरेक्ट एंट्री हो सकती है, फिर लिपिड से डायरेक्ट एंट्री हो सकती है, एसिटाइल कोए वाले पाथवे से एंट्री हो सकती है। तो देयर आर सर्टेन, एक मैंने चौराहे की तरह स्ट्रक्चर पढ़ाया था वहां पे, ठीक है, जहां से डिफरेंट डिफरेंट जगह से एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पे भी क्या है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज के सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज वाला पोर्शन है ये बेटा, ठीक। तो लिपिड और प्रोटीन उसका रिवर्स हो गया, लिपिड और प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और वहां से फिर ग्लूकोज को सिंथेसाइज करा रहे हैं, ठीक है। ये कैल्विन साइकिल वाली बात हो जाएगी। दोनों तो मतलब दोनों का पर्पस रिवर्स है ना, एक में ग्लूकोज बन रहा है, एक में ग्लूकोज टूट रहा है। अब ध्यान रखो कि कई सारे पाथवे ऐसे होते हैं जो साइक्लिक पाथवे हैं, उनपे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आप एंट्री कर सकते हो। सेम एज के यहाँ से कोई बस निकली है, ट्रिप पे जा रही है और वो जिस साइड में जा रही है, एक एक अपने मेन सेंटर बनाया कि कैप्टन पे सबको इकट्ठा होना है, उसके बाद रोड निकला है, ये मारुति चौराहे से होते हुए उधर जा रही है आगे, वी मार्ट वगैरह से होते हुए रेलवे स्टेशन वाले रोड पे, तो जिसका घर रेलवे स्टेशन पे है वो वहां चढ़ेगा। तो कई जगह से आप उस बस में एंट्री कर सकते हो, वही बात होती है। तो ऐसे ऐसे मल्टीपल पाथवे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यू हैव टू ब्रेक डाउन लिपिड और प्रोटीन, प्रोटीन ब्रेक डाउन से हो रहा है तो प्रोटियोलाइसिस, लिपिड ब्रेक डाउन से हुआ तो लिपोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, ये सब पुरानी कहानी है। ओके, क्लियर है। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक, अब जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, ऑलरेडी कम है, बढ़ाना है, तभी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है ना बेटा। तो सेलुलर अपटेक कम कर दिया गया। ये कौन सी सेल है, ध्यान से अब यहाँ पे सुनना, ये कौन सी सेल है, ये आपके ब्रेन और आई वाला पोर्शन, इन पोर्शन को छोड़ के बाकी जो आपकी लोअर बॉडी हो गई ना, नेक के नीचे सब, इन सभी चीजों के लिए सेलुलर अपटेक को स्लो डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल अगर कम है
तो उसकी मेन सप्लाई ब्रेन को चलती रहनी चाहिए, अदरवाइज फिर तो बॉडी पूरा कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। तो बॉडी का ये अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, सेल्फ एक कंट्रोल रेगुलेशन सिस्टम है कि अब अगर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम जा रहा है तो सबसे पहले हमें ब्रेन को जिंदा रखना है, क्योंकि ब्रेन के पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ब्रेन के पास जो न्यूरोग्लियल्स हैं, ये सब चेक करके पहले उसको न्यूरॉन्स को देना चाहिए और हमारे न्यूरॉन्स तक सप्लाई की कमी नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स वाई एक उनका पहला प्राइमरी एक इम्पैक्ट रहेगा कि सेलुलर अपटेक नीचे के साइड में लिमिट कर दो तो ग्लूकोज सेल के अंदर कम कम अमाउंट में जाने लगेंगे, नीचे के सारे ऑर्गन्स आपके लो परफॉर्मेंस पे चले जाएंगे, लेकिन ब्रेन का एक जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा और इसके फिर सिम्टम्स दिखने लगते हैं। सिम्टम दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर फिर इसका कर देगा, ग्लूकोज की ड्रिप लगाया और लेवल बराबर हो गया। ओके, दैट्स वाई आपने देखा होगा कोई व्रत रहता है तो उसको चक्कर वगैरह आने लगते हैं, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज भी ले ही नहीं रहा है, वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो चुका है, प्रोटीन लिपोलाइसिस हो रही है, प्रोटियोलिसिस हो रही है, तो बॉडी के स्टोरेज पोर्शन से चीजें जा रही है, तो धीरे धीरे वो कोई जैसे 15 दिन के अनशन पे बैठा है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी फिर लॉस करेगी। और यही मैकेनिज्म आपके ग्लूकोगॉन के केस में यूज हो। तो लेवल कम है तो अपटेक कम किया एंड लिपिड को और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने लगे, ठीक है। एंड इनिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड भी प्रोटीन के सोर्स से चीजें चल रही हैं और वो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो एक लेवल से नॉर्मल से कम चलेगा। Cortisol is also involving maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions, ठीक है, जिसमें आपने देखा है एल्डोस्टेरोन का एग्जांपल। Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney function. एल्डोस्टेरोन तो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे वही आपको रेगुलेशन वाला चीज रिलेट करना है, ग्लूकोज के लेवल से रिलेटेड, ग्लूकोज का लेवल और आपका पूरा एनर्जी वाला जो चीजें चल रही हैं उसको मेंटेन करने के लिए आप देखो कहीं पे भी ब्लड की सप्लाई जानी है ज्यादा तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उससे अफेक्टेड होगा ही होगा। क्लियर? क्योंकि वहीं से तो पूरा साइकिल वही चल रहा है, पंपिंग आउट वहीं से चल रही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये कल भी नोट कराया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट आता है मैच दो कॉलम में, एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी को कम करेगा। क्लियर? ठीक है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, ब्लड बढ़ा रहा है। एल्डोस्टेरोन एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल होगा यहाँ पे आप ये सारी चीजें मार्क कर लो, कल भी नोट करा दिए थे, जो भी एडिशनल लगे आपको एनसीईआरटी में तो मार्क है ही, बाकी आप समरी नोट डाउन करोगे हार्मोन के फंक्शन, तो एक बार लिखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और उसके सारे फंक्शन। ओके, और टाइप्स याद रखना है कि कॉर्टिसोल के रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि कॉर्टिसोल से क्वेश्चन आ गया तो हमारा गलत ना हो जाए, हम पढ़ के बैठे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। Renal tubules and stimulate the reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate ion. Secretion, excretion, reabsorption, वही टर्म है, याद रखना। secretion को excretion लिख दिया है, reabsorption absorption वाला है, मतलब ब्लड की तरफ सोडियम और वाटर जा रहा है एंड कैपिलरी से यूरिन की तरफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन आ रहा है। Thus, aldosterone helps in the maintenance of the electrolytes, body fluid volume रहेगा, उसमें आयनिक कंसंट्रेशन रहेगा, तो एक ऑन्कोटिक प्रेशर रहेगा, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द ब्लड वेसल्स। क्लियर? एंड मीन ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। तो इन सभी चीजों के लिए आपको पता है कि ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ग्लूकोज का लेवल ही, अगर आप देखो अभी इंसुलिन का फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें देखो कि अभी जब अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो मतलब हाई कंसंट्रेशन है, अब ब्लड जहां जहां से ब्लड कैपिलरी की सप्लाई जा रही है हाई कंसंट्रेशन ग्लूकोज मूव कर रहा है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा, लो कंसंट्रेशन, क्योंकि हाई है अंदर, तो वाटर किधर की तरफ मूव करेगा, बताओ। व्हाट आई एम सेइंग, इफ मिनरल्स लेवल इज हाई inside blood vessels, okay,
इसका डायरेक्ट मतलब है कि बाहर की तरफ लो है मिनरल, लो सॉल्यूट है, लो सॉल्यूट है, ये हाई सॉल्यूट है। अब ये कैपिलरीज पूरी बॉडी में मूव कर रही है, ग्रो कर रही है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर किधर की तरफ मूव करे, मतलब इन दोनों सिस्टम में वाटर किधर मूव करे, इंटरस्टिशियल वाटर कहाँ मूव करेगा, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट और हाई सॉल्यूट टू इंटरस्टिशियल, ये डायरेक्शन होगा या ये डायरेक्शन होगा। बच्चे सुन रहे हो ना तुम लोग, समझ में आया हम क्या पूछ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन क्यों मेंटेन करना है, उसका सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है। Why body have to maintain the homeostasis condition? Why body have to maintain the oncotic pressure inside the blood? अरे ऑस्मोसिस वाला फंडा बताओ ना, अब इसको हम लिख दें तुम्हें, लो सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो एक ही बात है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बताओ वाटर किधर से किधर मूव करता है, लो कंसंट्रेशन में वाटर हाई होगा, हाई कंसंट्रेशन में वाटर लो होगा, तो वाटर अपने हाई से लो मूव करेगा, आ गया वाटर इधर। क्या हो रहा है अब, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर आने लगा ब्लड में, तो बॉडी का फ्लूइड सिस्टम वेरी कर जाएगा, ब्लड में प्रेशर बढ़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या एवरेज ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीएफआर रेट हाई हो जाएगा। जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हाई हो गया तो यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, तो डायलेटेड यूरिन बनने लगी, बॉडी का वाटर बैलेंस करने के लिए। क्या है इतना शांत क्यों, ये सब तो बातें सब समझ में आनी चाहिए। अभी समझ में आई, अभी समझ में आई सबको। Thus aldosterone helps in the maintenance of electrolyte, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure। ये जो यहाँ से यहाँ तक चीजें लिखी हुई हैं, क्या सबको समझ में आई। ये ऑस्मोटिक की जगह ऑन्कोटिक ज्यादा एक्यूरेट है, हो सकता है ऑन्कोटिक दिया रहे और तुम छोड़ दो। इज इट क्लियर। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। अब आ गए अपन जो आपका एंड्रोजन रिलेशन रिलेटेड एरिया था, जो आपकी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसके बारे में दिया, और आल्सो सीक्रेटेड फॉर द एड्रेनल ग्लैंड। ये ध्यान में रखना हमेशा, दिस इज द क्वेश्चन, स्मॉल अमाउंट आप निगलेक्ट नहीं कर सकते इसको। तो नहीं ये मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट करने के लिए ये पूरा टोटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट इट कंट्रीब्यूटेड इन। ठीक है, कहां से सीक्रेट हो रहा है, एड्रेनल कॉर्टेक्स विच प्लेज अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, एक्सियल हेयर मतलब ये जो बॉयज के चेस्ट पे हेयर्स आते हैं, ठीक है, आर्मपिट पे हेयर आते हैं, मेल फीमेल दोनों के, ये सब जो आपको जैसे जैसे टीनेजर ड्यूरेशन में हेयर ग्रो कर रहे हैं, वो सब रिस्पॉन्सिव। इसी के डिसऑर्डर पे भी कल बात किया था। ओके, क्लियर है बच्चा, इज इट क्लियर। ना पैंक्रियाज ऑलरेडी पढ़े हुए, एक क्विक रिवीजन की तरह ही लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पैंक्रियाज देखा हुआ है, वहां पे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था, क्योंकि पैंक्रियाज एक ग्लैंड वहां पे अपन ने कवर की। ठीक है, पैंक्रियाज एसेसरी ग्लैंड, पैंक्रियाज accessory gland of digestive system, pancreas endocrine gland of endocrine system. So pancreas is actually what, which kind of gland, exocrine or endocrine, मिक्स, मिक्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन, मीजो, याद आया कुछ, मीजोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड, ठीक, मिक्स ग्लैंड है, विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन।
The endocrine pancreas consists of islet of Langerhans. Islet of Langerhans, that is the site of production of hormones. एंडोक्राइन पैंक्रियास लिखा है। और एक्सोक्राइन में क्या होते हैं, जरा फटाफट बताओगे। पैंक्रियास के कौन से स्ट्रक्चर पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को फॉर्म करते हैं? क्या बोलते हैं उन ग्रुप ऑफ सेल्स को? अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज 11 है तो एटलीस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम तो रिवाइज हो गया होगा। सो आंसर फास्ट। वो कौन से सेल या स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे? बताओ ईशा, कश्मीरा, मानवा, निनाद, पार्थ, पृथ्वी, प्रतीक, सांची, सार्थक, श्रावणी, श्रुति, यश, रामिनी, सुयस। अब तक तो रिप्लाई आ जाना चाहिए था। क्या पूछा, क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पैंक्रियास का वो पोर्शन जो कि डक्ट के थ्रू सिक्रेशन देता है वो हो जाएगा आपका एंजाइम फॉर्मेशन वाला पोर्शन। तो वो टिश्यू को अपन कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? कुछ याद आया? कुछ याद आया? स्पीड रखो बेटा, थोड़ा सा रिवीजन और पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करने की स्पीड बनाओ। एसिनर सेल्स, एसिनाई, ग्रुप ऑफ एसिनाई सिक्रेटेड द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। चलो अभी हम पूछ लेंगे कौन कौन से एंजाइम है, कौन एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है, तो यहीं पे रोना गाना तुम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। रिवाइज क्या करो। क्लियर? पैंक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड व्हिच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब यहाँ पे हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एंडोक्राइन पोर्शन पे फोकस करना है, तो एक्सोक्राइन आज होमवर्क में कर डालना तुम लोग। रिवाइज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ Langerhans, there are about 1 to 2 million, ये डेटा आया हुआ है क्वेश्चन, तो एकदम ध्यान रखो। 1 to 2 million islet of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. ओके, इसका मतलब मेन टिश्यू कौन सा है? एक्सोक्राइन वाला। एक 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 आइलेट ऑफ लैंगरहंस के अंदर नंबर ऑफ बीटा सेल, डेल्टा सेल, अल्फा सेल प्रेजेंट हैं, और ऐसे 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहंस ऑलरेडी प्रेजेंट है पैंक्रियास के अंदर। ठीक है, और फिर भी वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ 1 to 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू का पार्ट। ओके, दैट्स व्हाई अपनी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। Cell. Okay, the two main type of cell is the islet in the islet of Langerhans are called alpha and beta cell. ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, पी सेल, एफ सेल, बात सब हुई है। अब तुम लोग रिवाइज करोगे तो बताते। क्लियर? These the alpha cell secrete a hormone called glucagon. अब जो यहाँ पे एंटागोनिस्ट इफेक्ट आपको पढ़ना है, जैसे पैराथायराइड एंड कैल्सिटोनिन का पढ़ा था, उसी तरीके से ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, एंड बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन। ओके, क्लियर है? चलो कुछ रिकॉल कर लेते हैं स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आप खुद से सोच लो कि यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस आपके पड़े हुए हैं। डक्ट के नेम है, स्फिंक्टर का नेम है, ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर है, ड्यूडेनम के अंदर की लेयर्स हैं। मैं जनरल एक बोल रही हूँ, ठीक है। स्प्लीन का अरेंजमेंट है, लीवर से कौन सी डक्ट आ रही है, क्लियर। गॉल ब्लैडर का अरेंजमेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बीच का स्फिंक्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन एक इमेज के अंदर हैं, तो यू हैव टू रिवाइज दीज स्ट्रक्चर्स टाइम टू टाइम। अब सिर्फ पैंक्रियास पे फोकस करते हैं, तो पैंक्रियास का इतना याद है कि हेड, बॉडी और टेल की स्ट्रक्चर, पैंक्रियाटिक स्ट्रक्चर को अपन डिवाइड कर सकते थे, जिसमें जो उसका हेड है वो ड्यूडेनम के शीश, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के सी शेप ड्यूडेनम में फिक्स होता है। दिस इज हेड, क्लियर। ट्रंक, टेल, एंड टेल वाला पोर्शन स्प्लीन के पास होता है। ओके, अब इसमें जो रंगोली जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फूल, फ्लावर जैसे, वही क्या है? आइलेट ऑफ लैंगर है, वो हो गए उसके
एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट, उनके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या बनी रहेगी, एसिनल सेल्स which collectively secrete digestive enzymes and they form what पैंक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि ये क्या है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन है, तो डक्ट के थ्रू ये सिक्रीट होंगी एंड मेजर डक्ट आगे जाके फिर हेपेटिक डक्ट के साथ बाइंड कर जाएगी, क्लियर, फिर वो रिलीज हो जाएगी। तो अब आते हैं आइलेट वाले पे, लैंगरहैंस में। यहाँ पे आपकी जो सेल है, दो मेन सेल है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल इंसुलिन, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन, एक्सोक्राइन एसाइनस उनके चारों तरफ प्रेजेंट है। तो यू कैन सी कि एक अरेंजमेंट है यहाँ पे, और ऑब्वियसली यहाँ पे अब जो सिक्रीशन होने जा रहा है दैट इज हार्मोनल सिक्रीशन, तो इनके पास ब्लड की सप्लाई भी मैनेज होगी, ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होंगी, क्लियर, क्योंकि ये आपका एसिनर सिस्टम वाला पोर्शन, एंजाइम्स वाला पोर्शन डक्ट के थ्रू ट्रेवल कर गया एंड ये वाला पोर्शन डायरेक्ट ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलो अरेंजमेंट देख रहे हो, डक्ट का फॉर्मेशन देख रहे हो एंड आप आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का लोकेशन समझ सकते हो, क्लियर। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर को फोकस करते हुए बताया हुआ है, एक आपका राइट वाला आइलेट जहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज एंडोक्राइन पोर्शन एंड एसिनर दैट इज एसिनाई पोर्शन। ओके, अब ये इमेज पहले भी दिखाई हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम में, देखो रिलेटेड सिक्रीशन लिखा हुआ है, अल्फा सिक्रेट्स ग्लूकागॉन, बीटा सिक्रेट्स इंसुलिन, दे वर्क्स एंटागोनिस्टिकली, क्लियर। डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन, दे वर्क एंटागोनिस्टिक विद द ग्रोथ हार्मोन के साथ एंटागोनिस्ट इफेक्ट को शो करेगा। एक्सोक्राइन एंड स्टिनर सेल डक्ट सेल्स हैं क्योंकि ये अपना सिक्रेशन डक्ट में देंगी। एफ सेल्स पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पी सेल्स भी इनको इसलिए बोलते हैं, क्लियर। एग्जैक्ट इनका फंक्शन नोन नहीं है बट पाया जाता है समहाउ इनसे ही रिलेटेड एक कोलैबोरेटिव फंक्शंस को देख। ओके, कुछ इमेजेस देख लो, कुछ अपने डेली रूटीन के फंडामेंटल समझ लो। ग्लूकोज के लेवल से रिलेटेड वर्क कर रहा है इंसुलिन भी और ग्लूकागॉन भी, दो हार्मोन जिन पे आपको फोकस करना है, क्लियर। इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन ग्लूकोज का अपटेक कराता है सेल की तरफ, ठीक है। सेल को ग्लूकोज अगर चाहिए तो उसको पहुंचाने के लिए आपको हार्मोन कौन सा चाहिए, इंसुलिन, ओके। और एक लेवल के बाद अगर सेल का अपटेक कंप्लीट हो गया है, सेल का अपटेक कंप्लीट है, ग्लूकोज बच रहा है, तो उसको लीवर सेल और एडिपोज सेल्स मतलब फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू सॉरी और हिपेटोसाइट सेल्स ले लेंगी एंड वहां पे लीवर के साइड में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट एंड इधर फैट के फॉर्म में कन्वर्ट। तो यू नो कि ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, अदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड ग्लाइकोजन भी आपका इस तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ग्लूकोज को कन्वर्ट कराने का सिग्नल मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन, ओके, ठीक है। अब ये सारे जितने यूज के थे जो अवेलेबल थे वो यूज हो रहा है, कोई पर्सन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो ग्लूकोज को ब्लड से लेता जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल क्या हुआ उसका डिक्रीज हो जाएगा। ये खाना खाया था तो अभी अभी एकदम बढ़िया खाना डाइजेस्ट हुआ, ब्लड में ग्लूकोज अवेलेबल है, ग्लूकोज की सप्लाई सेल के अंदर जा रही है आराम से, क्लियर। पैंक्रियाटिक अल्फा सेल, अब ग्लूकोज का लेवल डाउन होते हुए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ते ही इंसुलिन रिलीज होता है, डाउन होते ही ग्लूकेगॉन रिलीज होता है। ग्लूकेगॉन क्या करेगा, अब ग्लूकोज का लेवल डाउन है उसको नॉर्मल करना है, नॉर्मल करना है तो या तो वो आपके ब्रेन के सेरेब्रल पोर्शन से कोलैबोरेट करे और आपको फिर से खाना खिला दे, या तो आपके पास जो स्टोरेज फूड है ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करा दे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करा दे। दिस इज नॉट द दिस इज नॉट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, दिस इज ग्लाइकोजेनो, ग्लाइकोजन हो गया ये, ओ लगा लो, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अभी क्लियर इतना, और इमेजेस दिखाते हैं और पाथवे इसका बता रहे हैं, एकदम ध्यान से बस सुनते रहो।
तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है इंसुलिन, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को ट्रिगर करता है ग्लूकेगॉन। तो दे वर्क एंटागोनिस्टिक। क्लियर? पैंक्रियाज की अल्फा सेल ग्लूकेगॉन को रिलीज कर रही है, बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज कर रही है। ओके और इसको मेंटेन रिलीज कौन करा रहा है? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। क्लियर? लो ब्लड शुगर लेवल प्रमोट्स ग्लूकेगॉन रिलीज, हाई ब्लड लो ब्लड शुगर लेवल रेजेस ब्लड शुगर लेवल। ये आपका फाइनली हो गया। एंड आपका ठीक है, हाई ब्लड शुगर लेवल प्रमोट्स इंसुलिन रिलीज। क्यों? क्योंकि ब्लड में ज्यादा है इंसुलिन, ब्लड में ज्यादा है ग्लूकोज, अब इंसुलिन ही इसको कम करा सकता है। दैट्स व्हाई शुगर डायबिटीज मेलाइटस जो आप बोलते हो उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, उसमें इनको दैट इज एक्चुअली डायबिटीज। क्लियर? तो ब्लड में क्या शुगर का लेवल तो हाई हो रखता है लेकिन बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो आप देखे होंगे डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। ग्लूकोज का लेवल ज्यादा था, ग्लूकोज सिंथेसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ग्लूकोज के अपटेक में प्रॉब्लम थी, जो कि GLUT4 रिसेप्टर के साथ हेल्प बाइंड करता है। आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। GLUT4 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है इंसुलिन एंड अभी दिखाते हैं, हम इसकी भी इमेज शायद लगाई है, एंड देन ग्लूकोज एंटर कर जाएगा सेल के अंदर। चलो खैर यहाँ पे आओ वापस। तो अब पैंक्रियाज है और उसके साथ दो कंडीशन चल रही है, या तो ब्लड जो सप्लाई वहां पे ब्लड की जा रही है पैंक्रियाटिक सेल के पास, टिश्यूज के पास, उस ब्लड में प्रेजेंट है हाई ब्लड शुगर या तो प्रेजेंट है लो ब्लड। ठीक है, हाई ब्लड शुगर से देखते हैं। हाई ब्लड शुगर है तो इट प्रमोट्स द रिलीज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज हुआ, रेड वाले चार्ट एरो को देखो, इंसुलिन रिलीज हो गया। किसने बनाया? बीटा सेल। क्लियर? बीटा सेल ने इंसुलिन को बनाया। कहाँ कहाँ जा रहा है? एडिपोज टिश्यू पे चला गया एंड लीवर की हेपेटोसाइट पे चला गया। मतलब यहाँ पे रिसेप्टर्स है, इनके अंदर इसने वर्क किया। लीवर की हेपेटोसाइट ने क्या किया? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में, एंड ग्लाइकोजन इज व्हाट? एनिमल स्टार्च। दिस इज द स्टोरेज फूड। एकदम आराम से पढ़े हुए हो, फिर भी पढ़ा रही हूँ और दोबारा बहुत ध्यान से सुनो। दूसरा, टिश्यू सेल्स यूज करें, अपटेक करें, सेव करना है तो एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यूज जिनको आप बोलते हो, टाइप्स ऑफ टिश्यू में आपने देखा था, वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट इन दोनों कंडीशन से जो ब्लड में ग्लूकोज था वो तो यूज हो गया, तो ब्लड शुगर लेवल डाउन कर गया। क्लियर? अब ब्लड शुगर लेवल को सेंस किया, फिर से पैंक्रियाज के पास जब ब्लड गया तो उसने सेंस किया। नाउ व्हाट? अब ग्लूकेगॉन रिलीज होगा। कौन रिलीज करेगा? अल्फा सेल। ग्लूकोगॉन के रिलीज होने पे क्या हुआ? इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ये इसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को बनवाना चाहेगा, एंड ग्लूकोज के बनते ही ग्लूकोज ब्लड में जाएगा एंड देन एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का होगा, और उससे क्या होगा? फिर ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन मेन चीज यही है कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ में आ गया? क्या? फिर देख लो दूसरे इमेज से। ग्लूकोज रिलीज, ग्लूकेगॉन, पैंक्रियाज रिलीज कर रहा है ग्लूकेगॉन, ग्लूकोज को रिलीज कराया उसने लीवर से, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ तो स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन का सिक्रेशन, इंसुलिन सिक्रेट हुआ। समझ रहे हो? रुको, क्या कहा मैंने? ग्लूकेगॉन रिलीज हुआ, ग्लूकेगॉन ने लीवर से ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कराया, ग्लूकोज को फॉर्म कराया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो गया। इसी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को सेंस किया फिर से पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन सेंस ने, जिसमें इन्वॉल्व होगी बीटा, एंड बीटा स्टिमुलेट होके इंसुलिन को रिलीज करेगी। इंसुलिन रिलीज हुआ तो ग्लूकोज की स्टोरेज कराने लगा, मतलब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराया, फैट टिश्यू को दिया। क्लियर? एंड मसल टिश्यू तो ऑलरेडी बहुत सारा यूज करते, सबसे ज्यादा ग्लूकोज यूज करने वाली स्केलेटल मसल है आपकी। ओके, क्लियर है बच्चा? तो जब यूज होने लगा कोई चीज तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल
डाउन कर जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगेन ये सीसॉ की तरह एक बैलेंस बना रहना चाहिए दोनों में। क्लियर? होम्योस्टेसिस रहनी चाहिए, नॉन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज बना रहना चाहिए, दैट इज 90 mg पर 100 ml। ओके, इस लेवल को मेंटेन करने के लिए ही दोनों हार्मोन वर्क कर रहे हैं एंटागोनिस्टिकली। कम होगा तो ग्लाइकोजन रिलीज होके ग्लूकागॉन रिलीज होके उसको मेंटेन कर देगा, बढ़ा देगा ग्लूकोज के लेवल को। हाई होगा, इससे ज्यादा हाई होगा, दोनों ही केस में इम्बैलेंस है। हाई होते ही इंसुलिन रिलीज होगा एंड ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा, ग्लूकोज को कन्वर्जन कर देगा ग्लाइकोजन में एंड एज ए रिजल्टेंट लेवल डाउन हो जाएगा। क्लियर? अब ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। ग्लूकेगॉन हाई है, इंसुलिन झुक गया। ठीक है, देखो मोटा आदमी बैठा तो ये झुक जाएगा ना बेटा, छोटा बच्चा। तो उसी तरीके से ग्लूकेगॉन का लेवल हाई है, इंसुलिन सप्रेस हो गया, तो ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है? ओके ओके, यहाँ पे ये शो कर रहा है ग्लूको इंसुलिन डोमिनेट है, मतलब इंसुलिन रिलीज हो रहा है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेक्ट है। क्लियर? ग्लाइकोजन जो बड़े साइज में लिखा है उसको इसने बना दिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो आई थिंक इंसुलिन ऊपर होना चाहिए। ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगी, फैट सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है। ओके, एंड दूसरा ग्लूकागॉन की जब सिंथेसिस हो रही है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की लाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपिड फैट लिपिड, ओके, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस से ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। और क्या होगा? फैट बॉडी को अगर यूज किया तो फिर कीटोन्स बॉडी बनने लगेगी। क्लियर? वहां से भी ग्लूकोज का कन्वर्जन हो सकता है, तो कीटो बॉडीज आती हैं, जिसको यूरिनरी सिस्टम में भी आपने देखा था। ठीक है, फैट एज अ सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज यूज हो रहा है, फैट एज अ रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट यूज हो रहा है, देन कीटो बॉडीज का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। ओके, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस की कंडीशन 90 mg पर 100 ml। स्टिमुलस ब्लड ग्लूकोज लेवल, फेज ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को रिलीज, लिवर ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन एंड रिलीज ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजिंग। देख लिया ये सब हो गया। ओके बच्चों, तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ग्लूकोज जो है दैट इज द की फॉर द अपटेक ऑफ, सॉरी, इंसुलिन इज द की फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द की बोल दिया था ना मैंने। इंसुलिन, इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा एंड उसकी वजह से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल ओपन हो जाएगा, ग्लूकोज चैनल, और तब ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म करेगा, ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा एंड देन ग्लाइकोलिसिस वगैरह होती रहेगी। इज इट क्लियर? अब सारा ग्लूकोज का अपटेक इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता है, सभी ग्लूकोज के अपटेक इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो डायरेक्ट पूछता है कौन सा रिसेप्टर ग्लूकोज के अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो इंसुलिन डिपेंडेंट वर्क कर रहा है? दैट इज GLUT4। GLUT4 इमेजेस बता रही है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्केलेटल मसल जो सबसे ज्यादा, दैट्स व्हाई इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कैसे नॉर्मल कर रहा है, सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा है एनर्जी? आपकी मस्कुलर सेल्स यूज कर रहे हैं, आपकी स्केलेटल मसल्स यूज कर रहे हैं। क्लियर? जो कंटिन्यू मोशन कर सकता है वही यूज करेगा। तो आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो क्लियरली देख रहे हो, अदरवाइज अभी मैं बैठे बैठे पढ़ा भी रही हूँ तो भी मेरी बॉडी के बहुत सारे मसल्स मैं मूव कर रही हूँ। ओके, तो स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू, हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा GLUT1, GLUT2, GLUT3 दे आर द इंसुलिन इंडिपेंडेंट रिसेप्टर। अब जरा किसी को एंजाइम काइनेटिक्स ध्यान हो तो ये लो KM, हाई एफिनिटी, ये सब चीजें वो रिलेट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, एक टेबल था वहां पे भी मैंने मार्क कराया, बायोमोलिक्यूल की टेबल में है GLUT4 रिसेप्टर के बारे में। ओके, GLUT1
इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, क्लियर। ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट्स वाई एक जो लेवल लो होने के बाद भी आपका सप्लाई मेंटेन रहता है ना, वो इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे ये सब इंसुलिन इंडिपेंडेंट वर्क करने वाले। ओके, समझ रहे हो? ब्रेन इंपॉर्टेंट है इसमें, हार्ट भी आपका कंटिन्यूअस पंपिंग कर रहा है, उसको भी चाहिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो ये थोड़ा रिवाइज करना। Km इज मिकेलिस कांस्टेंट कैसे होता है, कैसे काइनेटिक्स में इंक्रीज होता है, डाउन होता है, कैसे इम्पैक्ट होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। ओके, अब देख लो ध्यान से एकदम। GLUT4 रिसेप्टर दिखा रहा है, इंसुलिन रिसेप्टर दिखा रहा है। इंसुलिन रिसेप्टर से इंसुलिन बाइंड किया है तो GLUT4 रिसेप्टर ने चैनल को ओपन कर दिया है एंड इट बिकम्स अवेलेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। अब यही चीज तो डायबिटिक मेलाइटस है, अगर ये बाइंड नहीं कर रहा है, इंसुलिन की कमी है, तो ऑब्वियसली ये रिसेप्टर पे बाइंड नहीं किया तो ये रिसेप्टर ओपन नहीं हुआ है, तो इस केस में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता जा रहा है। अदर सोर्स से ग्लूकोज एंटर कर रहा है, लेकिन मेन जैसे स्केलेटल मसल वाला ही देख रहे हो आप, तो उसके लिए क्या चाहिए? इंसुलिन रिसेप्टर चाहिए, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज रिसेप्टर चाहिए, GLUT4। अच्छा, ग्लूट का फुल फॉर्म भी लिख लो। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 2 3 एंड 4, 5 भी होता है, अंडर स्टडी अभी 5। इतनी बात समझ में आई? बाकी तो ये पायरुविक एसिड, फैटी एसिड समझ में आना ही चाहिए, बहुत पुरानी कहानी होगी। क्लियर है ये? यस और नो? रिप्लाई फास्ट। ओके, अब एक ऐसे है जो आपको पढ़ना भी है 12th में बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन ड्रग जेनेटिक इंजीनियरिंग से अब बनाई जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया जाता है, क्या बता रही थी मैं, ऐसे, ठीक है। एनालिसिस, एक बायोलॉजिकल सोर्सेस को एनालाइज करने के लिए आप टर्म यूज करते हो ऐसे, और ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जब प्लांट हार्मोन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन सब ऐसे बताती थी। वही चीज है सी पेप्टाइड टेस्ट, ठीक है। सी पेप्टाइड टेस्ट, सी पेप्टाइड क्या होता है और इंसुलिन क्या होता है, ये चीजें एक शॉर्ट में ध्यान से सुनो, इसके पूरे स्टेप आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने हैं। व्हाट इट मीन्स कि जो आप अपने बॉडी में, सब सुन रहे हो ना, ध्यान से अटेंटिव हो ना। प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सब चीजें तो क्लियर है। ओके गुड, सुनो भी ध्यान से। अब ये प्रोटीन का चेन दिख रहा है आपको, प्रोटीन की चेन दिख रही है, जिसमें इंसुलिन के केस में 2 प्रोटीनेसिस चेन मिलती है तो इंसुलिन बनता है, और ग्लूकागॉन के केस में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। व्हाट हियर, दैट इज अमाइनो ग्रुप। अब देखो अमाइनो एसिड याद होना चाहिए, तो हर एक अमाइनो एसिड चेन से प्रोटीन बनी है, पॉलीपेप्टाइड है, और एक एंड उसका क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एंड, एक एंड हो गया उसका अमाइनो एंड। ओके, फिर अब आप देख रहे हो कि इसमें जो सीक्वेंसेस है ये प्री प्रो इंसुलिन है। प्री प्रो इंसुलिन मतलब इंसुलिन के पहले का भी पहले, एकदम इमेच्योर इंसुलिन जो फॉर्म होगा सेल के अंदर, दैट इज प्री प्रो इंसुलिन। ओके, अब ध्यान से देखो, इसमें जो ग्रुप है दैट इज सल्फर वाले एस एच केस में एच एच रिमूव हुआ और आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज बन गया। अब देखो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, तुम बताओ। ये रहा होगा प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी, टर्सरी, फिर इसमें जितनी कॉइलिंग होती रहेगी। एग्री करते हो? स्टेपलर वाली कहानी, फोल्ड किया हमने पेपर को और फिर स्टेपलर लगा दिया, तो वो स्टेपलर बॉन्डिंग कौन सी होंगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वही यहाँ पे बन रही है। अदरवाइज पेप्टाइड बॉन्ड तो बन ही रहा है। फोल्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड भी रोल प्ले करेगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एस एस सल्फाइड, सल्फाइड डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन गया, दैट बिकम्स प्रो इंसुलिन। ठीक है, ये सबसे इनिशियल है, ये इंटरमीडिएट है जिसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन चुकी है। नाउ व्हाट, मैच्योर इंसुलिन में ये पोर्शन जो अब मैं मार्क कर रही हूँ, ध्यान से देखना, जो पोर्शन मैं मार्क कर रही हूँ ये रिमूव हो जाता है। मैचुरेशन में ये पोर्शन रिमूव हो जाता है और दोनों पोर्शन ऑलरेडी सल्फाइड ब्रिज से अटैच्ड हैं, इसलिए वो सेपरेट नहीं होंगे, एंड दिस स्ट्रक्चर रिजल्टेड, एंड दिस इज द मैच्योर इंसुलिन।
ओके, कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सब आपको पढ़ना है। बट अब आप ये जान लो कि जो मैच्योर इंसुलिन है वो फंक्शनल है। समझ में आ रहा है? तो जब आप एक्सटर्नल सोर्स से कोई इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है तो किसको लेगा? उसकी बॉडी में प्री प्रो इंसुलिन की नीड है क्या? प्रो इंसुलिन की नीड है क्या? वो तो डायरेक्ट इंसुलिन बनेगा ना बेटा। ठीक है, तो एक CSA टेस्ट करने के लिए होता है। CSA से वी कैन आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जो बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस इंसुलिन है उसका कंसंट्रेशन हम देख सकते हैं, क्योंकि उस केस में प्रेजेंट होगा सी पेप्टाइड। ये चेन प्रेजेंट होगी जो हमने लास्ट में यहाँ पे रिमूव कर दिया, और ये क्योंकि डाइसल्फाइड ब्रिज से अटैच्ड है दैट्स व्हाई ये स्ट्रक्चर रह जाएगा। ओके, तो जो बाहर के सोर्स से इंसुलिन इंजेक्शन से जितने अमाउंट लिया होगा, अब जब भी ये बनेगा तो ये फ्री मिलेगा। तो इसको ऐसे करते हैं कि कितने अमाउंट में सी पेप्टाइड मिल रहा है ब्लड में, तो वो हो जाता है जितना जितना सी पेप्टाइड रिमूव हुआ होगा उतने इंसुलिन ब्लड में फॉर्म हुए होंगे, मतलब उतने इंसुलिन ब्लड में प्रेजेंट होंगे बाय द नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली। क्यों? क्योंकि ये सी मिल रहा है, हर इंसुलिन में एक सी पेप्टाइड है। नंबर ऑफ सी पेप्टाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द बॉडी, एंड जितने भी एक्स्ट्रा फिर मिले जिसके लिए सी पेप्टाइड नहीं मिल रहा है वो क्या हो गया? आपके मेडिसिनल इंसुलिन हो गए जो आप सोर्सेस से ले रहे हो। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा अटेंटिव होके सुनना था। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो ये एक पेन वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसमें नीडल होती है सॉफ्ट सी, और खुद ही जिसको होता है डायबिटीज मेलाइटिस खुद ही इंजेक्शन ले लेता है इंसुलिन के टू मेंटेन दैट शुगर लेवल। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि इंसुलिन फॉर्मेशन लो है, फॉर्म हो रहा है लेकिन कितने कंसंट्रेशन में हो रहा है, कितना उसको सप्लाई चाहिए, ये सब ऐसे से डिसाइड होता है। और जो फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्लड में है लेकिन उसका अपटेक नहीं हो रहा है क्योंकि इंसुलिन नहीं। तो आपको GLUT4 वाले मैकेनिज्म को एक्टिवेट रखने के लिए, प्रोसेस को सही करने के लिए जो सप्लाई देनी होती है दैट इज द इंसुलिन इंजेक्शन। तो उस इंसुलिन इंजेक्शन से ब्लड में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा, एंड देन जो ग्लूकोज ब्लड में है वो अगेन वही नॉर्मल जो नेचुरल प्रोसेस थी, ग्लूकोज का अपटेक, ग्लूकोज का कन्वर्जन, वो सभी प्रोसेस चलने लगती है। दैट्स व्हाई कोई डायबिटिक पेशेंट होता है उसको चक्कर वगैरह आते हैं। ठीक है, और किसी का बहुत हाई शुगर लेवल होता है तो उससे एक फ्रूटी स्मेल आती है, पके हुए फल जैसी स्मेल आती है। ठीक है, उनके यूरिन के अगर वो यूरिन को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो एक आइडेंटिफिकेशन है कि वॉशरूम में चीटियां इस तरीके से वो आएंगे क्योंकि वो ग्लूकोज का लेवल यूरिन में भी आएगा। एंड बाकी सारी चीजें अब हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे, ये सब तुम लोगों ने ऑलरेडी यूरिनरी सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है। ऑलवेज हंग्री फील करेगा। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वहां पे डायबिटिक इंसिपिडस था, ये डायबिटिक मेलाइटस है विच इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। नंबर टिंगलिंग हैंड्स फीट, क्योंकि न्यूरल सिस्टम भी इसमें डैमेज होता है उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। क्लियर? देन फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि वो कंटिन्यू भूख और प्यास लगने से जब वाटर लेवल बढ़ रहा है तो यूरिन लेवल भी बढ़ेगा। ओके बच्चा, इज इट क्लियर? समझ में आ गई? नाउ एनसीईआरटी वापस आते हैं। नम होना मतलब जैसे आपके आसपास अगर कोई इंसुलिन ग्लूको डायबिटिक का पेशेंट है तो उनसे पूछना, वो जब वॉक करते हैं ना, वॉक करते हैं तो उनको सुबह अगर उनको डॉक्टर बोलता है कि आप खुले में घास पे चलो, ठीक है, तो घास पे चलने के टाइम उन्हें ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा सा सरफेस, उनको रफ वाला सरफेस नहीं फील होगा, उनको एक स्मूदी, एक ऐसा लगेगा कि वो रुई रुई पे चल। तो दैट इज की टिंगलिंग, गुदगी गुदगुदी जैसा, एक नम्ब सा, एक फेदर जैसा फीलिंग उनके पैर वगैरह में रहता है। ओके, हाथ की हथेली पाम में एंड पैर, समझे? मतलब मेन सरफेस और वो जो आपको स्किन पे रिसेप्टर पड़ा है ना वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो न्यूरल सिस्टम प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं ले पाता है तो वो वहां पे क्या फील कराता है कि फेदरी अपीयरेंस, गुदगुदी सा, ऐसा उनको फील आता है। चलो बेटा एनसीईआरटी मार्क करो।
Glucagon is a peptide hormone, proteinaceous nature, and plays an important role in maintaining the normal blood glucose level. किस तरीके से करता है, पूरी मैकेनिज्म हो चुकी है, क्लियर। ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, दैट्स वाई ये कैसा होता है, हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर। इंसुलिन ग्लूकोज को लो कर रहा है, ग्लूकोज ब्लड में, ब्लड से सेल को दे रहा है, बच्चे उस चीज को ध्यान देते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को तो इनटेक बढ़ा रहा है, इसीलिए तो इंसुलिन का इंजेक्शन लिया था। दैट इज हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। ब्लड के साथ किस केस में जा रहा है, ठीक है, जैसे जो सपोज समझाने के लिए अभी बताती हूँ, ब्लड में ग्लूकोज है, ओके, नॉर्मल है, अगर हाई हुआ तो ग्लूकागॉन काम किया है, ठीक है, नॉर्मल से लो गया था, उसको हाई करना पड़ा है तो ग्लूकागॉन काम किया, तो ब्लड के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, हाइपरग्लाइसेमिक, ठीक है। नॉर्मल से हाई था, इसको लो करा दिया है, लो करा दिया तो कौन वर्क किया, इंसुलिन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन एंड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। Glucagon is a peptide hormone and plays an important role in maintaining the normal blood glucose level. Glucagon acts mainly on the liver cell. ठीक है, सिक्रीट कहाँ से हुआ, पैंक्रियाज से, काम कहाँ किया, लीवर के अंदर, किस पे, हिपेटोसाइट पे। हिपेटोसाइट और क्या करते थे, बाइल का सिक्रेशन करते थे, क्लियर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जो ग्लाइकोजन स्टोर है हिपेटोसाइट्स में, उनको तोड़ रहा है, ग्लूकोज को फॉर्म कराए, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड लेवल, शुगर लेवल, ओके। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस यहाँ पे पेंसिल से लिख देना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन into glucose, lysis of glycogen into glucose. In addition, this hormone stimulates the process of gluconeogenesis. वही जो कॉर्टिकॉइड के टाइम एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे होगा बेटा, लिपिड को तोड़ दो, प्रोटीन को तोड़ दो, प्रोटियोलाइसिस कराओ, लिपिडलाइसिस कराओ, कुछ भी कराओ, ग्लूकोज बढ़ाओ, ग्लूकोज बढ़ा तो हाइपरग्लाइकेमिया कंडीशन हो गया, नॉर्मल लेवल से डाउन चला गया था ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागॉन सिक्रीट हुआ, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रीट हुआ, लीवर सेल से, लीवर सेल से एडिपोसाइट, लीवर सेल पे ब्रेक डाउन कराया उसने, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट, एंड ग्लूकोज ब्लड में आया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। दूसरा प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटीन और लिपिड को ब्रेक डाउन कराया और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा। Glucagon reduces the cellular glucose uptake and utilization, ये ऑलरेडी बता दिया बेटा। Thus glucagon is hyperglycemic hormone, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, दोनों का नेचर पेप्टाइडल है, which plays a major role in the regulation of glucose homeostasis. Homeostasis means normal level, बैलेंस, जो अभी आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया था ना, बैलेंस रहना चाहिए, ऐसे हुआ तो इम्बैलेंस है, ऐसे हुआ तो भी इम्बैलेंस। इंसुलिन एक्ट मेनली एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स, अगेन रिलीज पैंक्रियाज से, टारगेटेड टू लीवर, लीवर में हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट मतलब फैट टिश्यू, जहां जहां स्टोर है फूड, उन दोनों जगहों को टारगेट कर दिया इसने, ठीक है। सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड इनहेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, यहाँ से उसने ग्लूकोज निकालना शुरू किया, मतलब उसने ग्लूकोज को एक नहीं, यहाँ पे हायर था ना, तो इनमें स्टोरेज कराना शुरू किया, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, फैट का फॉर्मेशन स्टार्ट करा दिया, और जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई था, सेलुलर अपटेक को बढ़ा, सेल के अंदर जाओ तो ब्लड में लेवल कम होने लगेगा। ये सब तो बहुत प्यारी प्यारी मैकेनिज्म है, आपको इंटर रिलेशन याद होना चाहिए, सब एक बार में सेट हो जाता है माइंड में, फिर आप नहीं भूलते हो ये कभी। As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocyte. Rapid movement of glucose from blood to hepatocyte, blood to adipocytes, blood to other active cell. सब देख रहे हो आप, is decreased blood glucose level. That's why it is hypoglycemic in nature. Hypoglycemic hormone. एक मिनट। ओके बेटा, तो ग्लूकोज क्या हुआ, हाइपोग्लाइसेमिक नेचर, सॉरी इंसुलिन क्या हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक नेचर हो गया, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल हाइपो में स्लो हो रहा है ब्लड में।
इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। कुछ भी करो, उसको ग्लूकोज को ब्लड से हटाना है, तो दैट इज हाइपोग्लाइसेमिक नेचर। ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं इसको इन द टारगेट सेल्स। द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इज इन ब्लड इज दस मेंटेन ज्वाइंटली बाय टू हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, बोथ आर पेप्टाइडल इन नेचर, बोथ आर सिक्रेटेड इन pancreas. Islet of Langerhans. Prolonged hyperglycemia, एक लंबे टाइम तक हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन रह जाए, it leads to a complex disorder called diabetes mellitus, इसको आप सिंपली शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया ऐसे बोलते हैं, which is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compound known as ketone bodies. जब वो फैट को यूज करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ फैट होगा, तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy, and this is one of the example of जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके अब हम लोग इंसुलिन हार्मोन को फॉर्म कर लेते हैं। पहले एनिमल बॉडी को यूज करते थे, एनिमल बॉडी के अंदर इंसुलिन को सिक्रेट कराते। नाउ बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी को यूज करके बैक्टीरिया जो डिवीजन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उससे हम इनको फॉर्म कर लेते हैं। ओके, अब लास्ट पोर्शन रहेगा टेस्टिस एंड ओवरीज का सिक्रीशन, जो यहाँ पे अपन लोग थोड़ा सा एकदम एनसीईआरटी बेस्ड ही देखेंगे एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम में उसका ब्रॉडर वे देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन में, डेवलपमेंट में रोल प्ले करें। कल इसको देखते हैं एंड दोनों पेप्टाइडल हार्मोन और स्टेरॉयडल हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसको देखते हुए कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एमसीक्यू सॉल्व करो। नेक्स्ट टेस्ट में एंडोक्राइनोलॉजी के 35 क्वेश्चन रहेंगे एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके पूरे 6 चैप्टर से आएंगे। चलो बाय बाय बेटा, टेक केयर एंड आज सेंटर पे आना है, आ जाओ फटाफट से, कुछ डिस्कस करना है।